हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ, जिसका दूसरा अध्याय हम शुरू कर चुके थे और हमारा अध्याय का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अब तक इस चैप्टर के हमने 7 भागों का अध्ययन कर लिया। आज हम शुरू करेंगे हमारा 8वां भाग। बच्चों 7 भागों में अब तक हमने क्या सीखा उसका एक रिकैप लेते हैं। देखो बच्चों, हमने ये देखा कि क्षेत्रक क्या होते हैं, क्षेत्रक की परिभाषा को हमने सीखा, उसे लर्न किया, उसे अच्छे से समझा। साथ ही साथ हमने क्षेत्रकों का वर्गीकरण भी किया, जहां हम ये जान पाए कि क्षेत्रक 3 प्रकार के हैं। प्राथमिक सेक्टर हमारा क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक या फिर हमारा तृतीयक क्षेत्रक। इन सब की विस्तार से हमने चर्चा कर ली। इनके सह उदाहरण हमने कई सारे एग्जाम्पल्स को लेकर के हमने विस्तार से चर्चाएं की थी। इनकी आपस में तुलना का कार्य हम कर चुके थे। हमारी जीडीपी क्या है, जीडीपी की समझ हम बना चुके थे। जीडीपी में इन क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, चाहे वो उत्पादन को लेकर के हो या फिर हमारे रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर के हो, इन सब के बारे में हमने आलेखों के माध्यम से अध्ययन कर लिया था। बच्चों हमने साथ ही साथ ये देखा था कि स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रकों का वर्गीकरण 2 भागों में हम कर पा रहे हैं। जहां हमने देखा था कि वे क्षेत्रक जो सरकार की परिसंपत्तियां हैं, यानी सरकार जिनकी परिसंपत्ति, सरकार जिन पर पूरा अधिकार रखती है, सारी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है, वो हमारे सार्वजनिक क्षेत्रक के रूप में जाने जाते हैं। और जो निजी व्यक्ति द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा किए जाते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं या ये संपत्तियां निजी व्यक्ति से संबंध रखती हैं, तो हम सरल शब्दों में कहते हैं वो हमारा निजी क्षेत्रक है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी कक्षा में हम ये देखेंगे कि जो हमारा आर्थिक विकास है उसमें हमारे सार्वजनिक क्षेत्रक का क्या योगदान है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, क्योंकि यहाँ से विगत वर्षों में प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि भाई आप स्पष्ट कीजिए कि आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक का योगदान अतुलनीय है, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा योगदान है। कैसे, आप कैसे कह सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर इस भाग में हम चर्चा करेंगे आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक का योगदान। जब हम योगदान की बात करते हैं तो हमारे सामने एक छोटा सा प्रश्न निकल कर आता है, और वो प्रश्न क्या है, देखिए, कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते। क्यों, ऐसा क्यों है? तो देखो, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत हमें होती है, यानी हम सरल शब्दों में कहें तो ये मूलभूत चीजें हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। चाहे तो निजी क्षेत्रक भी इन्हें उपलब्ध करा सकते हैं, परंतु निजी क्षेत्रक इन्हें उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं करा पाते, यानी इनकी लागत इतनी ज़्यादा होती है कि हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते, हम निजी क्षेत्रक से ये चीज़ें नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी सेवाएं हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो हमारे लिए आवश्यक तो हैं, परंतु निजी क्षेत्रक इन्हें उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं करा पाते। इसी को लेकर के आज हमारा ये भाग होगा पूरा, जिसमें हम ये विस्तार से समझ बनाएंगे कि सार्वजनिक क्षेत्रक का हमारे आर्थिक विकास में क्या योगदान है। तो देखो बच्चों, कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु उन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते, क्योंकि इनमें से कुछ चीजों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर होती हैं। यानी एक लिमिटेशन है भाई निजी क्षेत्र की भी। एक व्यक्ति के पास में कितना धन होगा, एक फर्म के पास में कितना धन होगा, क्या वो हमारी सरकार यानी पूरे राष्ट्र का, हम ये देखिए राज्य सरकार, एक राज्य का उदाहरण लेते हैं, राज्य सरकार से ज़्यादा पैसा एक व्यक्ति के पास में हो सकता है? नहीं होगा ना। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि इन जो निजी क्षेत्रक है उनकी क्षमता से बाहर है वो चीज़ें, इसलिए वो उपलब्ध नहीं करा पाते। साथ ही साथ देखिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जिसे फिर अन्य लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये वो कारण है जिसके कारण ये निजी क्षेत्रक इन चीज़ों पर हाथ ही नहीं डालते। कई सारे कारण देखें, देखो, इनकी क्षमता ही नहीं है उसे डेवलप कर पाए, इतना इनके पास में पैसा ही नहीं है। चलो इन्होंने बना भी ली, उस चीज़ को डेवलप भी कर दिया, तो अब जो लोग उनका उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे उन वस्तुओं का, उन सेवाओं का, उनसे इन्हें कैसे पैसा वसूलना है, ये बहुत बड़ी प्रोसीजर हो जाएगा। उसके अलावा हम ये देखते हैं, अगर इन्होंने बना दिया तो उसकी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा होगी, और उसके लिए फिर क्या करेंगे, ये अपने लाभ को जोड़ करके ऊंची कीमतें वसूल करेंगे। क्योंकि हमने जब ध्येय देखा था तो ये देखा था कि निजी क्षेत्र का जो ध्येय है वो केवल लाभ कमाना होता है। चलो इसके अलावा देखिए ये चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे, पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित
करती है। तो ये वो कुछ उदाहरण हैं जो निजी क्षेत्र के बस की बात नहीं है। सड़कों का निर्माण करना, पुलों का निर्माण करना, रेलवे, पत्तनों, बिजली का निर्माण करना, बांध से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं में आती हैं। लोगों को इनकी ज़रूरत है। अगर इनका निर्माण निजी क्षेत्रकों के द्वारा किया जाता तो इनके ऊपर, या हम ये कह सकते हैं, कई सारे टैक्सेस लगा दिए जाते, कई सारे सरचार्जेस लगा दिए जाते, और फिर निजी क्षेत्र उतना चार्जेस हमसे वसूलते, तो इसकी जो कीमतें थी वो कैसी हो जाती, ऊंची हो जाती, और हम इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए निजी क्षेत्र इनमें हाथ नहीं डालते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। यानी ऐसा नहीं कि निजी क्षेत्र इन चीज़ों को डेवलप नहीं कर रहे हैं भाई। हम देखते हैं कई जगह, अगर हम बिजली के उत्पादन की बात करें तो कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, कई ऐसे मतलब निजी क्षेत्र हैं जो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, और सरकार उनसे बिजली परचेज भी करती है। पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर पूर्ण रूप से वो अपने दम पर उस प्रोसीजर को पूरा नहीं करते, उन्हें सरकारी समर्थन मिलता है। अब ये सरकारी समर्थन है क्या? इन शॉर्ट आपने कई बार सुना होगा, सब्सिडी मिल रही है, इसमें इतना अंश गवर्नमेंट दे रही है, इतना गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान है, ये सब शब्द हमें सुनते हैं। तो ये वही चीज़ है, यानी किसी वस्तु के या किसी सेवा के निर्माण के लिए जब निजी क्षेत्र आगे आता है, और जब उस वस्तु की लागत ज़्यादा होती है या उसकी ऊंची कीमत होने की संभावना होती है, तो सरकार क्या करती है, अपना समर्थन मूल्य उसमें जरूर ऐड करती है, यानी अपना अनुदान ऐड करती है। कुछ लागत, कुछ अंश सरकार अपनी तरफ से ऐड करती है। देखो, निजी क्षेत्र उन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। अगर सरकार ने अनुदान नहीं दिया, सरकार ने समर्थन नहीं दिया, तो निजी क्षेत्र की बस की बात नहीं होगी इन उत्पादनों, इन सेवाओं, इन व्यवसायों को जारी रख पाना। देखो, जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। भाई कैसे? अगर बिजली बनाने का जो ओरिजिनल खर्चा है, अगर उसी रेट पे हमें बिजली मिले, तो हमारी भी बस की बात नहीं होगी कि हम बिजली को अफोर्ड कर पाएँ। हम तो फिर लालटेन वाले एज में चले जाएंगे, लालटेन जलाओ, चिमनियाँ जलाओ, या फिर हम कहें मोमबत्तियाँ जलाओ और रहो, इस एज में चले जाएंगे। क्योंकि अगर बिजली की जो वास्तविक लागत की हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है। फिर क्या होता है, सरकार क्या करती है, इस बिजली में कुछ ना कुछ सब्सिडी देती है। इसका एग्जाम्पल आप अपने बिलों में भी देख सकते हैं कि कहाँ पर सरकार द्वारा वहन किया गया सरचार्ज इतना है, सरकार द्वारा ये चार्जेस इसमें वहन किए जा रहे हैं, ये सब शब्द हमें वहाँ मिलते हैं। तो वो क्या है, वो हमारे इकोनॉमी को बनाने के लिए सरकार का प्रयास होता है, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान होता है। बच्चों, इसके साथ में देखिए, अनेक इकाइयां, विशेषकर जो लघु इकाइयां हैं, वो बंद हो सकती हैं। यहां सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली को खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है। आ गई ना हमारे बिल वाली बात, सरकार द्वारा वहन की गई राशि, ऐसा आप चेक कर सकते हैं, हमारे बिजली के बिलों में मेंशन होता है। तो हम यहाँ ये समझ पा रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में, वो अद्भुत है। वो हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है। उसका मेन ध्येय, मतलब हम ये कह सकते हैं, उसका मेन ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं, अपितु व्यवस्था करना, लोगों को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराना भी होता है। तभी हम देख पा रहे हैं ना भाई, जितना खर्चा हो रहा है उससे कम दाम में हमें चीज़ मिल रही है। एक पेन को बनाने के लिए 3 रुपये लग रहे हैं, हम मान के चलते एक पेन का प्राइस अभी बाजार में 5 रुपये है, उसको बनाने के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो है 3 रुपये। क्या कोई विक्रेता उसे हमें 2 रुपये में उपलब्ध करा सकता है? नहीं करा पाएगा ना। क्यों नहीं करा पाएगा? क्योंकि भाई वो 2 रुपये में बनी ही नहीं चीज़। परंतु जब हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं तो ये वस्तुओं को हमें उस मूल्य पर उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं जिसमें हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं, जिसमें हम उसे खरीद सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हो ना, इसका तोड़ क्या निकाला इन्होंने, सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है, यानी सरकार अपने यहाँ से उस लागत में से कुछ अंश जो कम हुआ, जैसे पेन को हमने 2 रुपये में खरीदा, अब वो 1 रुपये का जो नुकसान है उसे कौन उठा रहा है? सरकार उठा रहा है। प्रश्न यहाँ से हमारे माइंड में आता है, तो सरकार को तो फिर हर बार नुकसान होता होगा, सरकार इसको एडजस्ट कैसे करती है? इसके लिए हमने एक लाइन पढ़ी थी
करों के द्वारा, अन्य आय के स्रोतों के द्वारा सरकार इस लागत को एडजस्ट करती है। आया था ना ये लाइन हमारे सामने। तो हम समझ पा रहे हैं ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसे कई सारे मंत्रालय मिल करके चलाते हैं। बच्चों इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है। आपने देखा होगा गेहूं चावल का समर्थन मूल्य हमें मिलना चाहिए, ऐसी बातें हम अखबार में पढ़ते हैं। इकोनॉमिकल पेज जो होता है अखबार का उसे जरूर पढ़ना चाहिए, वो हमें हमारी अर्थव्यवस्था से रूबरू करवाता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं भारत सरकार किसानों से क्या करती है भाई, उनको उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान करती है, गेहूं चावल खरीदती है। चलो खरीद लिया, अब इस गेहूं चावल का वो क्या करेंगी उसके लिए हम देखते हैं। इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ता दोनों को सहायता पहुंचाती है। आपने देखा होगा ना उचित मूल्य की दुकानें, सहकारी समितियां, सहकारी जो वितरण प्रणाली थी, जब हमने उसको पढ़ा था हमारे चैप्टर 1 में विकास में, तो हमने देखा था कि सरकार क्या कर रही है, उचित मूल्य पर गेहूं चावल खरीद रही है और उपभोक्ताओं को वितरित करती है राशन दुकानों के माध्यम से एक कम लागत पर। फिर यहाँ पे हम ये समझ पा रहे हैं बैलेंस कर रही है। क्या बैलेंस कर रही है भाई, किसानों को अच्छा मूल्य मिल सके और उपभोक्ताओं को उचित दर पर ये राशन प्राप्त हो सके। बीच का जो गैप है, यानी जो अंश सरकार के द्वारा वहन किया गया है, वो अंश हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। पहली पोजीशन ये होती, किसानों को उचित मूल्य मिल पाता तो हम ये देखते जो उपभोक्ता हैं उन्हें वो चीज़ें काफ़ी ऊंचे दामों पर खरीदनी होती, जिससे हम ये कहते हैं उनके जो दैनिक जीवन है वो प्रभावित होने लग जाता। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं इस उदाहरण के माध्यम से। चलिए आगे बातें करते हैं। देखो अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पे है, पर इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब हम ये देख रहे हैं, जैसे हमने विकास की HDI की चर्चा की थी, मानव विकास सूचकांक की, तो हम वहाँ देख रहे थे भाई आय तो सभी को हो रही है, उसके बाद में उन्हें शिक्षा चाहिए और जीवन प्रत्याशा यानी अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। अब स्वास्थ्य की हम बात करें या शिक्षा की हम बात करें तो इनका जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, मूलभूत या हम कहें जो प्रधान इनके लिए जिम्मेदार है, वो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है। सरकार क्या करती है, अनिवार्यता इन पे व्यय करती है। स्वास्थ्य के लिए आप देख सकते हैं कई सारी योजनाएं चल रही हैं, कई सारे टीके ऐसे हैं जो फ्री कर दिए गए, दवाइयाँ फ्री हैं, जांचें फ्री हैं। हम ये सब चीज़ें हमारे आसपास देखते हैं, कौन कर रहा है, सरकार कर रही है ना। इसी प्रकार हम शिक्षा की बात करें तो अगर हम सरकारी विद्यालयों की बात करते हैं तो वहाँ पर शिक्षा फ्री है, पुस्तकें फ्री मिल रही हैं, किताबें फ्री मिल रही हैं, वो हमारी ड्रेसेस फ्री मिल रही हैं। हम बातें करें तो अच्छी रैंक लाने पर हम देखते हैं साइकिल वितरण की जा रही है, लैपटॉप योजनाएं चलाई जा रही है, स्कूटी वितरण योजनाएं चलाई जा रही। ये सब हमारे मॉड्यूल को बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था के मॉड्यूल को बनाने के लिए ये सारा कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा। दूसरी बात हम ये करते हैं कि ऐसा ही नहीं, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की ओर जा रहे हैं, निजी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, तो वहां भी हम देखते हैं जो राइट टू एजुकेशन है हमारा RTE, उसके तहत हम देखते हैं 25% सीटें रिजर्व की जाती हैं और इन सीटों का जो वहन है, इनका जो खर्चा है, इन बच्चों को जो एजुकेशन दी जाएगी उसका जो खर्चा है वो कौन वहन कर रहा है, हमारा सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि कुल मिला के जो कई सारी ऐसी आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे हमारी स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें भी सरकार को मुख्य रूप से अपनी प्रधान जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इसके अलावा देखिए समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। इसके लिए हमने देखा शिक्षा का अधिकार कानून जैसे कानून बने हुए हैं, उन सब की चर्चाएं हम आगामी अध्यायों में करेंगे। तो मूलभूत रूप से ये कह सकते हैं कि हमारा जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका योगदान हमारे आर्थिक विकास में अतुलनीय है। हम ये देखते हैं उसका जो ध्येय है वो केवल लाभ कमाना नहीं है। बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स और कुछ गतिविधियां देखते हैं। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। ये हमें आंकड़ों केवल जानकारी के लिए है ये पॉइंट कि भाई भारत में अगर हम बात करें तो निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। बच्चों इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ें, ये व्यवस्थाएं हैं, ये बड़ी आसान व्यवस्थाएं नहीं होती। अरे भाई आप देखो, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी फैमिली का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपनी फैमिली में हम ये देखते हैं कि हमारे जो
पिताजी हैं या हमारे जो बड़े हैं वो व्यवस्थाएं करते हैं हम सब परिवार के सदस्यों के लिए। खाने की व्यवस्था करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था करते हैं, इन सब कामों के लिए वो व्यवस्था करते हैं। तो उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है ना, केवल 5 सदस्यों का परिवार, 4 सदस्यों का परिवार, 6 सदस्यों के परिवार को पालना भी। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे सरकार के लिए, हमारे पूरे राज्य की बात करें या पूरे राष्ट्र की बात करें, तो उसमें कितनी जनसंख्या है, कितनी सारी अव्यवस्थाएं हैं, कितने सारे लोग हैं, किनको क्या चाहिए, उनकी कितनी मूलभूत सेवाएं हैं, इन सब की व्यवस्था करना भी आसान कार्य नहीं है। तो भी इतना करते हुए भी हम देख पा रहे हैं ना, हमारे भारत में जो निरक्षरों की संख्या है वो विश्व में सर्वाधिक है और भारत में लगभग आधे बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं और उनमें से भी 1/4 बच्चे ऐसे हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। यानी हम ये देख पा रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र का अपना कार्य तो कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा रही हैं। व्यवस्थाएं उचित ढंग से, ये कानून है जो उचित ढंग से लागू नहीं हो पा रहे, नियम विनियम अच्छी तरह से मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। बच्चों इसके अलावा देखिए, सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं, भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि जो सरकार का पक्ष है, यानी सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं तो की जाती है, परंतु उनके लिए बनाए गए जो नियम विनियम है उनका पालन हो रहा है या नहीं। हम ये कह सकते हैं शॉर्ट्स में कि एक ऐसी संस्था भी होनी चाहिए जो ऑब्जर्वेशन का काम करे कि भाई हमने जो योजनाएं लाए उन वो ठीक ढंग से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही। भाई हमने शिक्षा की योजना ली है, हमने फ्री चिकित्सा की योजना लिया है, भाई सबको फ्री स्वास्थ्य में चिकित्सा मिलेगा, सबका इलाज फ्री है, सबको फ्री दवाइयाँ मिलेंगी, पर उसका ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा है, उसके लिए एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो हम ये समझ पा रहे हैं योजनाएं बनाई जाती हैं, सरकार खर्चा भी वहन करती है, व्यय भी हो रहा है और हम देख रहे हैं कि दिन दिन हमारा जो कर्ज है वो भी बढ़ता जा रहा है। जब हम चैप्टर 3 देखेंगे हमारा मुद्रा और साख, तो वहाँ हम चर्चा करेंगे जो ऋण है या कर्ज है उसके बारे में। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी है हमारे सार्वजनिक क्षेत्र को, उसके लिए विशेष रूप से ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, विशेष रूप से उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा सकता है, यही हमें स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार है। ऐसा क्यों है, अपितु सरकार इतना अधिक खर्चा वहन करती है, फिर भी ऐसा क्यों है? तो हम सीधा सरल शब्दों में आंसर दे सकते हैं कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छे ढंग से लागू नहीं हो पा रही, उनका समुचित क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा, जिन्हें उनकी आवश्यकता है उन लोगों को उसका प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा। इसलिए हमें ऐसी व्यवस्था की जरूरत है कि जो इन योजनाओं के नियम विनियम है या इन योजनाओं का जो संचालन है उसका उचित प्रकार से संचालन हो सके, उसका ऑब्जर्वेशन हो सके, ऐसी संस्थाओं की जरूरत हमें पड़ रही है। बच्चों इसके बाद में हम और कुछ टॉपिक्स देखते हैं। देखिए, जैसे सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतया उपेक्षित भागों की देखभाल करे। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि सरकार का ये और ड्यूटी है उनकी कि वो जो बजट है, बजट जारी किया जाता है, बजट होता क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बजट बढ़ा करके जो अत्यंत निर्धन लोग हैं या फिर हम कहें जो उपेक्षित भाग हैं हमारे देश के, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां विकास अच्छी तरह नहीं हो रहा, जहां मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही, पेयजल के संकट है, ये जो ऐसे एरियाज हैं उनको टारगेट बनाना चाहिए और उनमें अधिक से अधिक बजट उपलब्ध करा करके उनकी व्यवस्था को ठीक किया जाना चाहिए। यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान है उसको और मजबूत कैसे किया जा सकता है, उसकी सारी योजनाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहुँचाया जा सकता है, इनके ऊपर हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो देखा बच्चों, आपने कैसे हमने ये स्पष्ट किया कि जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है उसका हमारे देश के आर्थिक विकास में क्या योगदान है। हमने निजी क्षेत्र को जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनकी तुलना की, साथ ही साथ हमने ये देखा कि कैसे जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है उसका रूप बृहद है, बहुत बड़ा विशाल रूप है। सड़कों का एग्जाम्पल हम मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पे बिजली का एग्जाम्पल हमने मेंशन कर दिया, स्वास्थ्य शिक्षा का एग्जाम्पल हम वहाँ मेंशन कर सकते हैं। और हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उसको कैसे और मजबूत किया जा सकता है, उसमें कौन कौन सी कमियां हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा, उनके ऊपर भी हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को। तो प्यारे बच्चों, देखते रहिए और सीखते रहिए। आगामी भागों में हम हमारे जो अध्याय संख्या 2 है उसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और ये पता करेंगे कि इस अध्याय से हमने जो नॉलेज प्राप्त किया है, जो ज्ञान हमने सीखा है, क्या हम उसका आउटपुट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, देखते रहिए, सीखते रहिए।